नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अकेडमी में। और आप है मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने न्यूज़ में सोशल मीडिया पे ऑलरेडी सुन लिया होगा कि यहाँ पर जो गैंगस्टर पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी थे, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। और इनकी मृत्यु जेल में हो चुकी है। और इनको जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो यहाँ पर इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि कार्डियक अरेस्ट, यानी कि यहाँ पर हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम वगैरह भी होना है। जानते हैं पूरा मामला कि आखिर यहाँ पर मुख्तार अंसारी आखिर है कौन, इनका जो पूरा ये जो गैंगस्टर पॉलिटिकल करियर है ये आखिर कैसा रहा। और इस वीडियो में ये सारी बातें जानने के बाद आपको भारतीय राजनीति और भारतीय समाज के बारे में भी कुछ काली सच्चाई आपको सामने आपके देखने को मिलेगी। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कुछ चीज़ें जो है, अब आप कहेंगे कि हम क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका जवाब आपको वीडियो के एंड में ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखते हैं आखिर ये पूरा मामला आखिर है क्या। और मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी 63 साल के थे और रानी दुर्गावती हॉस्पिटल में इनको जब लेकर जाया गया बांदा जेल से, तो यहाँ पर इनको डेड डिक्लेयर यहाँ पर घोषित कर दिया गया और बताया कि हार्ट अटैक यानी कि कार्डियक अरेस्ट से इनकी मृत्यु यहाँ पर हुई है। अगर बात करें यहाँ पर जो इनके बेटे हैं, ठीक है, इनके बेटे उमर अंसारी, वो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि जेल में इनको स्लो पॉइजन देने का मामला रहा होगा। और ऐसे में इनका आरोप जो है, इसके लिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो शुरू की जाए और जो जुडिशरी जो है वो यहाँ पर हस्तक्षेप करे। और ये कोर्ट जाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मामला जो है, एलिगेशन, इनका आरोप ये है कि यहाँ पर स्लो पॉइजन इनको दिया गया था। ये बात तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी थे कौन और पूरा मामला क्या है, कैसे ये एक गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बनते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो मुख्तार अंसारी के अगेंस्ट आपको देखने को मिलेगा 63 क्रिमिनल केसेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 14 आपको मर्डर के केसेस जो आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से 8 में ये कन्विक्टेड हो चुके थे। 2022 के अंदर इनको सजा यहाँ पर दे दी गई थी, तो सजा भी सुना दी गई थी। 63 क्रिमिनल केसेस यहाँ पर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट है। और आप सोचिए कि वो यहाँ पर भारतीय राजनीति में बना हुआ है। आप सोचने वाली बात यह है, यहाँ पर ये सारी बातें हम देखेंगे। अगर बात करें, कहता है कि अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें, मुख्तार अंसारी का जो बैकग्राउंड है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बताया जाता है। इनकी फैमिली से आपको देखने को मिलेगा फ्रीडम फाइटर्स मिलेंगे, भारतीय सेना के अंदर सर्विस देते हुए आपको फौजी लोग यहाँ से मिलेंगे। अगर बात करें इनके जो दादाजी थे, इनके दादाजी का नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। 1927 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब फ्रीडम फाइटर्स जो उस समय हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, भारत की आज़ादी के अंदर लीडरशिप दे रहे थे, उस फैमिली से आते हैं मुख्तार अंसारी। और इनके जो ये दादाजी हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर भी रहे हैं। जब तक इनकी मृत्यु 1936 में नहीं हो जाती, ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर भी रहे हैं। अगर इनके नाना जी की बात की जाए, यानी कि इनके मैटरनल ग्रैंडफादर की बात की जाए, तो इनके नाना जी का नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो कि भारतीय सेना के अंदर शामिल थे। और 1948 में, यानी कि आज़ादी के तुरंत बाद, जब पाकिस्तान ने कबायली सैनिक भारत के अंदर भेज दिए थे, कबायलियों को भेज दिया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि सेना के ही लोग थे और वो वर्दी में नहीं थे, वो कबायलियों की तरह भेष बनाकर चढ़ाई करते हैं भारत की धरती पर। और 1948 में पाकिस्तान से भारत का युद्ध होता है। ऐसे में इस युद्ध के अंदर आपको इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ते हुए नजर आएंगे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो कि नाना जी थे मुख्तार अंसारी के। और जम्मू के नौशेरा सेक्टर के अंदर यहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ी और इनकी मृत्यु यहीं पर होती है, यहीं पर शहीद होते हैं। और फिर बाद में इनको मरणोपरांत महावीर चक्र भी दिया गया था और इनको नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। तो अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे मुख्तार अंसारी का, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा खासा बैकग्राउंड यहाँ पर रहा है। वैसे इन्फ्लुएंशियल भी रहा है। उसके अलावा भारत में योगदान देने वाले लोग इनकी फैमिली से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी यहाँ पर कहानी को पलट देते हैं। मुख्तार अंसारी यहाँ पर एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन के रूप में यहाँ पर आपको नजर आते हैं, जो कि अपनी जो पुराने इनके जो आप देखेंगे इनके दादाजी इनके नाना जी के द्वारा जो काम किए गए थे अच्छे, उसको पूरी तरह से यहाँ पर पलट देते हैं। और मुख्तार अंसारी एमएलए बनते हैं, ठीक है, गैंगस्टर रहते हैं और इनका नाम जो है माफिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भी ये 5 बार मऊ से एमएलए के रूप में यहाँ पर जीतते हैं। कॉन्ट्रैक्ट माफिया के रूप में इनका नाम चलता है, ठीक है। तो पुराने जो इनकी फैमिली ने जो भी अच्छे काम करे थे उन पर सारा पानी यहाँ पर मुख्तार अंसारी फेरते हैं और ऐसे काम करते हैं जो भारतीय राजनीति के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं है।
अगर बात करें इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज कब से शुरू होती है, मुख्तार अंसारी की क्रिमिनल एक्टिविटी बताया जाता है जब सिर्फ 15 साल के थे तब से क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और 1978 के अंदर यहाँ पर पहला जो मामला दर्ज होता है क्रिमिनल एक्टिविटी का, वो ये है कि थाने में जाकर, जो सैदपुर का पुलिस स्टेशन है गाजीपुर के अंदर, यहाँ पर जाकर थाने में जाकर ये धमकाते हैं, धमकियां वगैरह देते हैं, और ऐसे में इनके ऊपर क्रिमिनल जो मामले हैं वो दर्ज किए जाते हैं सिर्फ 15 साल की उम्र के अंदर। उसके बाद 1970 का जब जमाना आता है तो यहाँ पर ये गैंग्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मखानू गैंग के ये एक्टिव मेंबर रहे होते हैं, और इस गैंग का क्लैश चल रहा होता है साहिब सिंह गैंग से, और प्लॉट कब्जाना, ये सारी चीज़ें, इन सब मामलों में यहाँ पर वॉर्स वगैरह चलती है, युद्ध इनके जो लड़ाइयाँ चलती रहती थी, ठीक है, इनकी वायलेंट एक्टिविटीज़ होती रहती थी, क्लैशेस आपस में इन गैंग्स वगैरह के अंदर होते रहते थे। तो वायलेंट इंसिडेंट्स वगैरह में ऑलरेडी इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेंगे 1970 से। इसके बाद यहाँ पर 1986 आते आते मुख्तार अंसारी जो है ये एक वेल नोन फेस बनकर उभरते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट माफिया का जो पूरा सर्कल है इसके अंदर, तो जो कॉन्ट्रैक्ट माफिया के रूप में जाने जाने लगते हैं 1986 के आसपास। और यहाँ पर मर्डर के जैसे केसेस भी इनके इस समय इन्वॉल्व इनके ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, तो मर्डर के केसेस वगैरह में भी ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, माफिया के रूप में स्टैब्लिश हो जाते हैं 1986 आते आते। अब यहाँ पर आपको कमाल की बात दिखेगी कि ऑलरेडी माफिया बन चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो माफिया सर्कल है उसके अंदर चेहरा बन चुका है, पहचान बन चुकी है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर बनते हैं, और कॉलेज जो पॉलिटिक्स है, कॉलेज की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसमें शामिल होते हैं 1990s की शुरुआत के अंदर। तो आप सोचिए कि लोग पहले अपनी पहचान बनाते हैं स्टूडेंट यूनियन लीडर के बारे में नाम से, उसके बाद पॉलिटिशियंस बनते हैं, उसके बाद लोग करप्शन वगैरह करके जो भी करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक व्यक्ति जो कि गैंगस्टर है और गैंगस्टर एक्टिविटीज में शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट माफिया बन चुका है, उसके बाद वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जाकर शामिल हो रहा है। तो आप ये सोचिए कितनी अजीब सी बात यहाँ पर देखने को मिलती है, और कैसे हमारी जो सोसाइटी है, जो जमाने के जो स्टूडेंट्स, बाकी जो स्टूडेंट्स इनके फॉलोअर्स रहे होंगे वो तो पढ़े लिखे लोग थे, वो कैसे इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, आखिर ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है एज ए सोसाइटी कि भाई ऐसे लोगों को आखिर कैसे एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है सारे इस तरह के काम करने के बाद राजनीति में, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें, कहता है कि 1996 में 1996 में ये एमएलए भी इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। 1996 में एमएलए यानी कि विधायक के रूप में ये चुन लिए जाते हैं, और इसके अंदर ये जो इस्तेमाल करते हैं, क्या यहाँ पर आप फिर से कह सकते हैं धर्म की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, और मुस्लिम वोट बैंक की मदद से यहाँ पर बन जाते हैं एमएलए 1996 के अंदर। और एक गैंगस्टर जो थे, एक माफिया जो था, वो यहाँ पर पॉलिटिशियन बन जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये आपको राजनीति की एक काली सच्चाई यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा सिर्फ यहीं पर मामला खत्म नहीं होता, 2007 के अंदर मुख्तार अंसारी जेल में होते हैं और जेल से ही इलेक्शन लड़ते हैं। ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भारतीय राजनीति की एक अजीब सी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, जिसमें व्यक्ति जेल में है और यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, और बीएसपी की पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद 2009 के अंदर यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनसे हार जाते हैं। बाद में फिर इसी साल के बाद बीएसपी इनको पार्टी से निकाल देती है। इसके बाद अगर बात करें इनके ऊपर जो केसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो बताया जाता है कि जब 15 साल जेल में आपको मुख्तार अंसारी देखने को रहेंगे, इनके ऊपर 63 केसेस आपको जो देखने को मिलते हैं टोटल। इसमें जमीन कब्जाना, लैंड ग्रैबिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, ये सारे हर प्रकार के जो सीरियस क्राइम्स हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे मुख्तार अंसारी के ऊपर। 63 केसेस, बहुत ज़्यादा 63 केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें, कहता है कि इनमें से जो इंपॉर्टेंट केसेस है उनको यहाँ पर देखते हैं। ऐसे केसेस जो कि चर्चा का विषय रहे, न्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि बहुत सारे केसेस हैं लेकिन 3 केसेस हम यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि 2023 के अंदर दिसंबर में यहाँ पर जो वाराणसी का एमपी एमएलए कोर्ट है, ठीक है, इसने सजा सुनाई मुख्तार अंसारी को लगभग 5 साल की। और ये मामला था एक बीजेपी लीडर नंद किशोर रुंगटा, जो कि एक कोल ट्रेडर भी थे, इनकी किडनैपिंग और इनकी हत्या का, इनकी मर्डर का जो मामला था, इसके अंदर इनको सजा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि अपनी जो पहले जो गैंगस्टर वगैरह जिस तरह की इनकी छवि थी उसका इस्तेमाल ये राजनीति में कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक कांग्रेस जो मेंबर थे उनके भाई का भी यहाँ पर इन्होंने मर्डर करा। एक कांग्रेस एमएलए थे, ठीक है, कांग्रेस एमएलए जिनका नाम आपको देखने को मिलेगा अजय राय है, जो कि अभी भी कांग्रेस के आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है अजय राय, इनके जो भाई थे, इनका मर्डर यहाँ पर किया गया था। इनके भाई थे अवधेश राय, 1991 में इनका मर्डर कर दिया गया था मुख्तार अंसारी के द्वारा। तो आप देखिए मुख्तार अंसारी
बीजेपी में भी और कांग्रेस में दोनों जगह पर पॉलिटिकल वायलेंस यहाँ पर पूरी तरह से चल रहा है। पॉलिटिकल वायलेंस भी है और क्रिमिनल एक्टिविटी है, सब कुछ यहाँ पर पूरा एक मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट केस था वो ये कि एक सिटिंग एमएलए की हत्या यहाँ पर कर दी गई थी 2005 के अंदर। एक ऐसे विधायक जो उस समय विधायक के रूप में चुने गए थे, लोगों का काम कर रहे थे, लोगों ने जिनको चुना था, और इनका नाम था कृष्णानंद राय 2005 में, जो कि बीजेपी की तरफ से एमएलए थे, सिटिंग एमएलए। इनकी यहाँ पर हत्या कर दी, जो कि सबसे हाई प्रोफाइल केस आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। और इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी 2023 के अंदर मुख्तार अंसारी को। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो ये सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा एम्पायर कैसे खड़ा हुआ था। मर्डर चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटॉर्शन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा आप देखिए कि लगभग उत्तर प्रदेश सरकार ने 608 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है 2020 के बाद यहाँ पर जब्त की है मुख्तार अंसारी और उसके पूरे गैंग की। ठीक है, तो 2020 से सरकार यहाँ पर इनके ऊपर लगी हुई है, इनको टाइट करने में, इनके ऊपर कार्रवाई करने में। तो 2020 के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर 608 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है पूरे गैंग की और मुख्तार अंसारी की, इसको सीज किया है। ये तो सीज किया है, अभी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिसके आधार पर ये अपनी राजनीति चला रहे होंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्टिविटीज चल रही होंगी। ठीक है, तो ये तो वो प्रॉपर्टी है जो सीज हो गई है और पता नहीं कितनी यहाँ पर होंगी। तो पूरा एम्पायर खड़ा यहाँ पर किया हुआ था, पॉलिटिकल पावर है, क्रिमिनल पावर है, साथ में यहाँ पर इलीगल प्रॉपर्टीज भी आपको देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर बात करें, चौंकाने वाली बात जो अब आपको देखने को मिलेगी, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने केसेस होने के बावजूद, मर्डर से लेकर एक्सटॉर्शन से लेकर हर प्रकार के केसेस होने के बावजूद, यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो थे, जो उत्तर प्रदेश की मऊ असेंबली है, यहाँ से 5 बार आपको मेंबर चुने हुए मिलेंगे एमएलए के। 5 बार ऐसा व्यक्ति, जनता बार बार हमारे देश की उसको एमएलए भी चुन रही है। ये सोचने वाली बात है लोगों के लिए भी। उसके अलावा जो पूरा एक राजनीतिक सिस्टम भारत का है, उसमें भी ये सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति इतनी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी करके, क्राइम करके भारत के अंदर कैसे बार बार नेता चुन लिया जा रहा है। जो व्यक्ति खुद क्राइम कर रहा है, वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कानून क्यों बनाएगा अगर वो विधानसभा में या लोकसभा में जाएगा? वो क्यों करप्शन खत्म करना चाहेगा अगर वो खुद ही करप्शन कर रहा है? तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला विचार है। आज़ादी जब हमें मिली थी तो उस समय आप देखेंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी छवि आप देखिए, वो कितने साफ सुथरे लोग थे, वो किस प्रकार से देश के लिए अपनी सेवा करते थे, कम संसाधनों में जीवन को बिताते थे। उसके अलावा ज़्यादातर आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। मर्डर करना, एक्सटॉर्शन करना, ऐसे तो आपको किसी भी मामले में लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जब हमारी पहली लोकसभा बनी थी। अब यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे, अब ये हालत आपको देखने को मिलती है, और ऐसा इसलिए होता है जब तक भारत में लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और बाकी भाषाओं के आधार पर किसी भी प्रकार से वोट डालते रहेंगे, मुद्दों से हटकर इन सब मामलों में वोट डालते रहेंगे, तब तक ऐसे लोग यहाँ पर बनते रहेंगे, क्योंकि फिर वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। तो वोट बैंक की राजनीति शुरू होने से ये होता है कि आप देख सकते हैं मुख्तार अंसारी जैसे कई लोग आपको मिलेंगे। मुख्तार अंसारी ये एक है, ऐसे कई आपको देखने को मिलते हैं। 1996 से 2022 तक आपको 5 बार देखने को मिलेगा कि एमएलए चुना गया मुख्तार अंसारी को, और मामला यहीं खत्म नहीं होता है। मुख्तार अंसारी 2022 तक एमएलए रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनका साम्राज्य जो है वो चला जाता है उनके बेटे अब्बास अंसारी के पास। ठीक है, और उनके बेटे अब्बास अंसारी अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलते हैं। तो अब इनके बेटे जो है ये एमएलए की पोजीशन बने हुए हैं 2022 से, और किस पार्टी से? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। राजा सुहेल देव जो है वो ईस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। राजा सुहेल देव ने जो टर्किश जो गजनवी इन्वेडर थे उनको यहाँ पर रोका था भारत के अंदर, ठीक है, उनको हराया था। जो चोल साम्राज्य के शासक थे उनके साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। ऐसे राजा सुहेल देव की पार्टी से आपको देखने को मिलेंगे ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, जो राजा सुहेल देव के फॉलोअर्स हैं, राजा सुहेल देव की जो बातों पर चलने वाले लोग हैं, भारत के अंदर राजा सुहेल देव एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ऐसी पार्टी में जिनका नाम राजा सुहेल देव से जुड़ा हुआ है, उसमें ऐसे लोगों को टिकट मिलना सोचने वाली बात है, और फिर लोग उनको वोट भी दे दें तो ऐसे में सोचने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अब्बास अंसारी इनके बेटे अब यहाँ पर इस पूरे मामले को चला रहे हैं। ठीक है, एमएलए बन चुके हैं, तो आप कह सकते हैं अब उनके साम्राज्य को उनके बेटे अब यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और सुहेल देव जो पार्टी है ये आपको देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी से इनका अलायंस आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा अब यहाँ पर जो एक्चुअल मुद्दा जो सामने आता है इस पूरे मामले में, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हमने दरअसल एक पूरा मामला डिटेल में देखा कि कौन मुख्तार अंसारी है क्या। ऐसे बहुत सारे लोग आपको भारतीय राजनीति में आए और गए और अभी भी देखने को मिलेंगे।
अगर यहाँ पर आंकड़ों की बात करें, ये पूरा मामला जो बनता है दरअसल ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का बनता है, कि कैसे हमारी भारतीय राजनीति के अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी वाला बैकग्राउंड रखते हैं। अब जब ऐसे लोग भारत के अंदर आएंगे तो फिर समाज के अंदर कानून बनाने वाले लोग ही, जब कानून को तोड़ने वाले लोग पहले से ही हैं, तो वो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक फेयर कानून बनाएंगे, एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसके अंदर करप्शन कम हो, जिसके अंदर सजाएं मिले, जिसके अंदर न्याय जो है वो सही तरीके से यहाँ पर हो। तो ऐसे में यहाँ पर मामला बनता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रेलेवेंट आपको देखने को मिलेगा। और एक आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा जो कि एडीआर, जो आपको एक एसोसिएशन देखने को मिलेगी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि एक एनजीओ है जो कि भारत के अंदर राजनीति को साफ सुथरा बनाने के लिए काम करती है, डेटा यहाँ पर पब्लिश करती है, रिसर्च का काम करती है। ये बताती है कि 17वीं जो लोकसभा आपको देखने को मिलेगी, इसमें हाईएस्ट नंबर आपको ऐसे मेंबर दिखेंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस आपको लगे हुए मिलेंगे। ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको लोकसभा के अंदर मिलेंगे 17वीं लोकसभा में, जो कि हाईएस्ट नंबर है इस मामले में कि कितने क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पर चार्जेस जो है वो लगे हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। यहाँ पर रेप, मर्डर से लेकर किडनैपिंग से लेकर आपको 2004 के बाद अगर सबसे ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी वाले आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखते हैं, क्रिमिनल चार्जेस वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखते हैं, तो 17वीं लोकसभा में मिलते हैं। कहता है कि 29% में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सीरियस एक्टिविटीज के चार्जेस लगे हुए हैं। यानी कि 29% आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको सीरियस चार्जेस मिलेंगे, जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग जैसे मामले। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल यहाँ पर ऐसे बात नहीं कर रहे कि नॉर्मल कोई केस उनके ऊपर फाइल है, ठीक है, कि किसी की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये नहीं, सीरियस चार्जेस हैं रेप, मर्डर और किडनैपिंग के 29% एमपी के ऊपर। उसके अलावा 84% ने डिक्लेयर की है कि 1 करोड़ से ज़्यादा उनकी एसेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हमारी राजनीति किस तरह से चल रही है, भारत के अंदर किस तरह से लोग, राजनीति में किस प्रकार के लोग आ रहे हैं। और जब तक लोग इस चीज़ से जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसे लोग राजनीति में आते रहेंगे, और राजनीति जो है वो नॉर्मल व्यक्ति का, समाज का एक्सप्लॉयटेशन ही करती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए सभी लोगों को जागरूक होने की यहाँ पर ज़रूरत है। दोस्तों, आप में से जो भी दोस्त ये सोच रहा है कि यूपीएससी की तैयारी आखिर कैसे करनी है और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, या फिर आपकी जानकारी में कोई ऐसा दोस्त है और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज जो है वो काफ़ी महंगे लगते हैं, तो ऐसे में एक अफोर्डेबल कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सिर्फ 2999 यानी कि सिर्फ लगभग 3000 रुपये का एक कोर्स आपको देखने को मिलेगा, और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि कैसे तैयारी करनी है। तो एनसीईआरटी से तैयारी शुरू करनी है। दरअसल एनसीईआरटी कोर सब्जेक्ट में लिखी गई किताबें हैं, और यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और एनसीईआरटी इन्हीं में आपकी कमांड बनवाती है। अगर आपकी कमांड इन सब्जेक्ट्स में बनती है तो आपके कई सारे अटेम्प्ट बच सकते हैं। 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी अगर आपको यहाँ पर करनी है मेरे साथ, और हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप मेरे साथ यहाँ पर करते हैं, तो मेरे साथ 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री की सभी एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव को दोनों को ध्यान में रखते हैं। बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी करवाते हैं। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव कोड लगाकर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, और यहाँ पर इस कोर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप यहाँ पर लॉन्च कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है जो कि 31 मार्च तक आपको देखने को मिलता है। जो भी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेज हैं, चाहे हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम या फिर बाइलिंगुअल, ऐसे में उन पर आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, और 6 महीने एक्स्ट्रा आपका कोर्स आपको वैलिड देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है, डाउट सॉल्विंग का एक्सेस मिलता है, मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलते हैं। तो अगर आप एनरोल करते हैं 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लाइब्रेरी का एक्सेस फ्री में आपको अनअकैडमी के जो सेंटर है वहाँ पर मिलता है। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं GS का कोर्स हो या फिर GS प्लस CSET का कोर्स हो, GS CSET ऑप्शनल, सभी कॉम्बो में आपको देखने को मिलेगा 12 से 18 महीने, और 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। 50% ऑफ मिलेगा अगर कोड लगाएंगे SMK लाइव। तो ये बाइलिंगुअल बैच है जहाँ पर सभी टॉप एजुकेटर्स अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव, 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा, और बाकी फ्री फैसिलिटीज भी सारी मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 2025 का ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, यहाँ पर भी कोड लगाना होगा 50% डिस्काउंट के लिए SMK लाइव। और यहाँ पर 2026 का बैच लॉन्च हो चुका है। अगर 2026 की तैयारी बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से, जीरो से करनी है तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, डाउट रेजोल्यूशन मिलता है, ठीक है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों 31 मार्च को भूलेंगे नहीं, ऑल इंडिया प्रीलिम्स का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। इसके अंदर आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल के ऊपर।
तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा उससे पहले कई बार टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा अनअकैडमी के साथ। ऑल इंडिया लेवल के ये फ्री टेस्ट हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर 31 मार्च को एक टेस्ट होगा। सुबह यहाँ पर आपको जीएस का पेपर देखने को मिलेगा, दोपहर में सीसैट का पेपर देखने को मिलेगा, अपनी रैंक चेक करेंगे। और ये जो टेस्ट होंगे ये ऑल इंडिया लेवल पर बिल्कुल एग्जाम पैटर्न जैसे लेटेस्ट आ रहा है, जिसमें ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं होते, इस प्रकार के ऑप्शंस बनाकर आपको एग्जाम एनवायरनमेंट के बिल्कुल पूरा फील दिया जाएगा, ताकि आप पहले बिफोर हैंड यहाँ पर रेडी रहें। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको इसके अंदर एनरोल करना है तो। इसके अलावा सिंगल सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल ऑप्शंस को अब आप चेक कर सकते हैं और अपना जो बेस्ट ऑप्शनल है उसको चूज कर सकते हैं, ना कि सुनी सुनाई बातों पर, बल्कि खुद से चेक करेंगे। और सभी प्रकार के ऑप्शनल अवेलेबल हैं, चाहे साइंस हो, नॉन साइंस हो, ह्यूमैनिटीज वगैरह, सारे ऑप्शनल अवेलेबल है। कोड लगाएंगे SMK लाइव। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा मामला। और हमने यहाँ पर जो पूरी बातें थी वो जानी कि मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड क्या था, कैसे एक जो गैंगस्टर था वो पॉलिटिशियन बना। साथ में हमने ये भी जाना कि कैसे ये जो चीज़ें हैं भारतीय राजनीति को अफेक्ट करती हैं। और इंडिया एज ए सोसाइटी, हमें सोचने की बात है कि आखिर राजनीति में चल क्या रहा है। ठीक है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था जो कुछ डेटा हमने देखा। ये मामला दरअसल पूरा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोचना होगा। और यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक पढ़ते रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।